नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है हिंदी प्रैक्टिस सेट का और हम आपके सामने हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 लेकर, और हम इसमें 37% लेकर आते हैं जो आपको पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं। और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। तो चलिए, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, परंतु अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। टैग लाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 46 प्रैक्टिस सेट हम आपको करा चुके हैं। इससे आपको पता चलता होगा कि हम आपके साथ कितने लंबे समय से हिंदी को लेकर जुड़े हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आपको पता चल जाना चाहिए क्या है इसका सही आंसर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका है विभत्स रस। ठीक है, यहाँ एक थोड़ी सी पुष्टि करेंगे हम इस बात में, और वो पुष्टि क्या करनी है हमको। देखिए क्या होता है बच्चा, विभत्स रस जुगुप्सा का होता है, यानी कि जब किसी घृणित वस्तु या दृश्य को देखकर जो मन में जो संचारी भाव यानी गिलानी, मोह आदि उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं जुगुप्सा कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, विभत्स रस। ठीक है, अद्भुत रस में जो होता है आश्चर्य होता है, और करुण रस में जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है कमेंट्स करके। शांत रस में जो होता है निर्वेद होता है। ठीक है, चलिए, ये बहुत एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, बहुत बार करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम कौन सा चिन्ह है? ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ विराम चिन्हों को लेकर बताएंगे आपको क्या होता है। कुछ विराम चिन्हों को लेकर हम आपको बताने वाले हैं क्या होता है, समझिए इसको। पूर्ण विराम हो चुका है। अर्ध विराम जो होता है ऊपर बिंदी होती है, और ये होता है अर्ध विराम। ठीक है भाई, अर्ध विराम ये होता है। योजक चिन्ह जो होता है, योजक ये होता है। ठीक है भैया, प्रश्नवाचक जो होता है वो ये होता है। ठीक है, और उद्धरण चिन्ह जो होता है वो ये होता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। निर्देशांक जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, टीका जो होता है वो स्टार होता है, और हंस पद जो होता है वो ये होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे पदों को बता दिया है, चिन्हों को बता दिया। तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो पहला है, मूर्खों के बीच एक अल्प व्यक्ति, ओछे व्यक्तियों में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेले आदमी मजबूत होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मूर्खों के बीच एक अल्पज्ञ व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, मतलब जिसमें अशुद्ध वाक्य है ये। तो श्रीमती गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही बात है। मेरे ऊपर कृपा करें, ये पार्ट यहाँ पर गलत है। ये पार्ट आपका जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये होता मेरे ऊपर नहीं होता, मुझ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, मुझ पर। तो यहाँ मुझ गलत है। ठीक है, मुझ पर होता, मेरे ऊपर नहीं होता। तो ये पूरा पार्ट जो है यहाँ गलत है, इसी वजह से यहाँ एरर देखा गया है। पांचवा प्रश्न जो है वो क्या है आपका, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, सरल वाक्य साधारण दे रखा है, मिश्र दे रखा है, तो फिर एक ही बचा संयुक्त। तो क्या होता है, संयुक्त। योजक अव्यय जो उसी में होते हैं, योजक अव्यय जो तो उसी में होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ जोड़ना चाहूँ, राम ने बहुत परिश्रम किया किंतु असफल हो गया। राम ने बहुत परिश्रम किया किंतु असफल हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, किंतु आपका यहाँ से आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ से, वो आ जाएगा आपका किंतु। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा माइंड कर लीजिए आप बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कहलाते हैं? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, सरलवाच्य। ठीक है, बताओ इसमें क्या आपका आंसर है, क्या आपका आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। मैं आपको एनालिसिस करना चाहूँगा। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन कर्ता के अनुसार आता है, वहाँ पे कौन सा होता है, वो होता है आपका कृतवाच्य। जैसे मैं वाक्य बता दूँ आपको, राम पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पुस्तक पढ़ता है, राम। तो पुस्तक के अनुसार पुस्तक स्त्रीलिंग है, जबकि पढ़ता जो है इस टाइम पुल्लिंग है। तो राम के अनुसार आया है। ठीक है, क्रिया किसके अनुसार आई है, राम के अनुसार। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्म के अनुसार होते हैं, वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य होता है। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी,
तो पढ़ी भी स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। जिन वाक्यों में न तो कर्ता न ही कर्म की प्रधानता होती, केवल भाव की प्रधानता होती है, वो भाववाच्य कहलाते हैं। क्रिया सदैव एक वचन आती है, उससे लिखा नहीं जाता, तो वो कौन से होते हैं? भाववाच्य। सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे जितना कुछ उम्मीद लग रही है आपसे। ठीक है भैया, 7वां प्रश्न क्या है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल पहचानना है। ठीक है भैया, रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। जल्दी बता दो क्या आंसर है, क्या आंसर है, जल्दी बता दो। ठीक है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, खा रहा था। माँ खाना बना चुकी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। क्या हो जाएगा भैया? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है तो वर्तमान काल हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान काल हो जाएगा। हम घूमने जाएंगे तो क्या आ जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, और बताइए इससे ज़्यादा क्या होगा, और बताइए इससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। आगे करते हैं 8वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन रहता है? सदैव बहुवचन रहता है। लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। आपका आंसर मिल चुका होगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राण। तो प्राण के साथ साथ और भी बहुत कुछ होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे आंसू, दर्शन, ठीक है, बाल, हस्ताक्षर। तो ये भी लिख लेना, आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर। ठीक है, याद कर लोगे, आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर। ठीक है, इस तरीके से। 9वां प्रश्न क्या है, देख लेंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। देव का देवी, मामा का मामी, कांत का कांति, गधा का गधी। जल्दी बताइए कौन सा पार्ट होगा आपका सही, कौन सा पार्ट आपका होगा सही। ठीक है, फुर्ती के साथ जवाब दीजिए, फुर्ती के साथ जवाब दीजिए, कौन सा पार्ट होगा आपका सही। ठीक है भाई, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है, फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ जवाब दीजिए, फुर्ती के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, यहाँ से सी पार्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? सी पार्ट, क्योंकि देव का देवी होता है। ठीक है, सही बात है। कांत का कांता होता, कांति नहीं होता। क्या होता है? कांत का कांता अगर यहाँ होता तो चल जाता, तो हमारा सी पार्ट में एरर है। 10वां प्रश्न क्या है, हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा, विशेषण। समझ गए नहीं? तो बताइए, आपका पार्ट हो जाएगा, हाँ तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा प्रत्यय। भैया परसर्ग या प्रत्यय कहते हैं उनको, हम क्या कहते हैं? हिंदी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है। तो परसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जवाब देते रहो। 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊनी। तो ये बताना है कौन सा शुद्ध पाठ है इसमें। तो इसका शुद्ध पाठ है आजीविका, क्योंकि आशीर्वाद गलत है। आशीर्वाद कैसे लिखा होता है? आशीर और बा आप होता रेकरंडा बास आशीर्वाद। ठीक है, अध्ययन का क्या होता है? अ, ध, य और ये न, अध्ययन ये होता है। ठीक है, ऊनी का बड़ा ऊ होता है। क्या होता है? ऊनी, बड़ा ऊ होता है ऊनी में। ठीक है भैया, आजीविका बिल्कुल सही है, आजीविका बिल्कुल सही है लिखा हुआ। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फुर्ती के साथ क्या हो जाएगा यहाँ से। तो आपका पार्ट हो जाएगा ए विकल्प। क्या हो जाएगा? ए विकल्प। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जिसकी कोई उपमा न होती हो, दी जा सके, उसे कहते हैं अनुपम। ठीक है, बहुत कम जानने वालों को क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी। बहुत कम जानने वालों को अल्पज्ञानी। किसी विषय के ज्ञाता को, किसी विषय के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ज्ञानी। किसी दूसरे का अनुसरण करने वालों को क्या कहते हैं? अनुयायी। तो इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो, सही कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। तो यहाँ अंडरलाइन शब्द है लौकिक का विलोम बताना है। अलौकिक, कुटिल, सांसारिक, दुनियावाई। तो ये तो पता ही है आपको। देखिए लौकिक का क्या होता है? अलौकिक होता है। कुटिल का होता है सरल, कुटिल का क्या होता है? सरल होता है। सांसारिक का क्या होता है? पारलौकिक। क्या होता है? पारलौकिक। ठीक है, और ये दुनियावी जो है वो गलत शब्द है। तो ये 3 थे, इसमें तीनों बता दिए हैं। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 14, हमें
सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो अंडरलाइन शब्द है सूर्य। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग। तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी चुनिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा दिनकर। क्या हो जाएगा बच्चा, दिनकर। देखिए सूर्य के लिख लो आप। सबसे पहले सूर्य के लिखो। दिनेश होता है, दिनेश होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, आदित्य होता है, अंशुमाली होता है। दिनेश, दिवाकर, भानु, आदित्य, अंशुमाली। नरेश का जो होता है वो क्या होता है, भूपति, नरपत, भूपाल, निरप और महीप। ठीक है। कलाधर जो होता है वो किसका होता है, कलाधर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा, राकेश, मयंक, चांद, राकापति, ये हो जाएगा कलाधर का। सारंग जो होता है वो किसका होता है, सारंग पिनाक, धनुष और एक और होता चाप। ये कर लीजिए। ठीक है भाई। 15वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। तो देखिए क्या होता है, मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है, तो कौन सा प्रयोग किया गया, अनुशासित। तो आपका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी कैसा है, अनुशासित। विद्यार्थी कैसा है, अनुशासित। ठीक है भैया। तो इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। जल्दी बताओ क्या कहते हैं उसको। तो जब एक ही प्रकार की व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध होता है तो वो क्या होता है, जातिवाचक। जब एकल होता है, जैसा मानिए किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बोध कराने वाले शब्दों क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता, तो ये तो हो गए व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कौन से होते हैं, जैसे लड़का जाति होती है, नदी जाति होती है, पर्वत जाति होती है। भाववाचक कौन से होते हैं, जब कभी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व। द्रव्यवाचक कौन से होते हैं, द्रव्यवाचक कौन से होते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन। समूहवाचक कौन से होते हैं, समूहवाचक होते हैं टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना इत्यादि। ठीक है भाई, ये होते हैं। तो बताइए सारी चीज़ तो आपको क्लियर कर रहे हैं। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी, चबूतरा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, अलमारी हो जाएगा, अलमारी। क्योंकि अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है। जैसा अलमारी हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, नीलामी हो गई, ये सब कहाँ के हैं, पुर्तगाली शब्द। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब तुर्की शब्द में क्या क्या आता है, जैसे उर्दू, कैंची, कुर्ता, बारूद, सुराग, ये सब किस में आता है, तुर्की में। अरबी में क्या आता, अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत, मजबूत, सब किस में होते हैं, अरबी में होते हैं। इन्हीं को तो कहते हैं हम। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। प्रशस्त, प्रस्तर, जामुन, तेल, पोत्र। तो क्या बताना, तद्भव बताना है। तो आपको पता चल गया होगा, पक्का पता चल गया होगा क्या है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका 18वें में जामुन। क्या हो जाएगा, जामुन। क्योंकि इसका क्या होता है, जम्बू होता है। क्या होता है इसका, जय आधा में बै उ, जम्बू होता है इसका तत्सम। ठीक है भैया, चलिए, और ये सब तत्सम है ही। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तत्सम, कारण, लोहा, बंदर, दूध। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कारण। क्योंकि लोहे का जो होता है वो लोह होता है। ठीक है, बंदर का जो होता है बानर होता है, दूध का जो होता है वो दुग्ध होता है, और कारण का जो तद्भव वो होता है कारण। ठीक है, 20वां क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय। अध का बताना क्या है, क्या हो जाएगा, उपसर्ग होता। क्या होता है, अध मतलब होता है उपसर्ग। ठीक है, अध मतलब क्या होता है, आधा। तो अधपका, अधमरा, अध, ये सब उपसर्ग होते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से आपका जो है क्लियर हो चुका होगा ये। ठीक है, 20वें क्वेश्चन में देखिए संधि विच्छेद दिए गए, तो इन्हें फटाफट कर दो। उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या है, उपयुक्त का संधि विच्छेद, उप प्लस के युक्त, उप प्लस के उक्त, ऊपर प्लस के उक्त, ऊपरी प्लस के उक्त। क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दे दो। तो हो जाएगा ऊपरी प्लस के उक्त, डी विकल्प हो जाएगा। महोदय, मोह प्लस के दय, महा प्लस के ओदय, महान प्लस के ओदय, महा प्लस उदय। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा।
तो इसका हो जाएगा महा प्लस के उदय, यानी कि डी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है भैया। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है। निर प्लस के अर्थक, नी प्लस के अर्थक, नी प्लस के अर्थक और निर प्लस के अर्थक, निरा प्लस के अर्थक, क्या है जल्दी बताइए। बताइए क्या हो जाएगा। तो नी प्लस के अर्थक, विसर्ग का र हो जाता है, इस वजह से होता है निरर्थक। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या। सत प्लस के कर्म, सत प्लस के अकर्म, सती प्लस के अकर्म, सतत प्लस के कर्म। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो सत प्लस के कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा। सत प्लस के कर्म, विकल्प नंबर ए। 24वां क्वेश्चन क्या है भैया। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसे क्या कहते हैं। संधि, समास, अव्यय, छंद। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, तो पद मिलकर बात आई तो पद के लिए क्या होता है समास, और बण के लिए क्या होता है संधि। पद के लिए होता है समास और बण के लिए क्या होती है संधि। अगर बण होता तो क्या लिखते हैं हम, संधि लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो वो होता है बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। 26वां प्रश्न क्या है। किस समास के दोनों पद समान अधिकरण होने पर क्रमधारय समास होते हैं। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। दोबारा सवाल पढ़ लो। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। बता दो जल्दी। तो तत्पुरुष में तो होता है भेद। अरे द्विगु भी और कर्मधारय भी दोनों किसके भेद होते हैं, तत्पुरुष के होते हैं। अब देखिए आपको समास चुनना है। आप समास चुनना है, 4 क्वेश्चन समास के हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अभ्ययभव। जी परमेश्वर में तो परम है जो ईश्वर, क्या हो जाएगा कर्मधारय। नवगिरह, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। जल्दी बताओ। तो आपका हो जाएगा कर्मधारय भी। ठीक है। त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो जिसका प्रथम शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है वो आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। धक्का मुक्की, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। जल्दी बताओ कौन सा धक्का मुक्की में। तो आपका आ जाएगा द्वंद्व। जब दोनों शब्द संज्ञा होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है तो वो कौन सा होता है, वो द्वंद्व होता है। ठीक है दोस्तों। तो हमने 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हमारा जो है 31वां प्रश्न जो है आपके सामने है। इसमें है उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। उसने ने प्रत्यय आ चुका है, सो ने प्रसर्ग आ चुका तो क्या होगा कर्ता कारक। 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। संतान, सवारी, बुलबुल, भेड़िया। तो कौन सा हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 33वां प्रश्न क्या है। 33वां प्रश्न क्या है। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द है लड़का, कुर्सी, पेड़, शेर। तो कुर्सी टूट गई है, कैसा आता है, कुर्सी टूट गई है। तो कुर्सी तो कहेगा स्त्रीलिंग। 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। पाठक, प्राण, नदी, स्त्री। तो क्या हो जाएगा, प्राण। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, भविष्यत काल में बदलिए। बच्ची रो रही थी, बच्ची रोती थी, बच्ची रोती है, बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही होगी। क्या रहेगा आंसर, जल्दी बताइए। तो आपको हो जाएगा बच्ची रो रही होगी। नेक्स्ट, निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो क्या कहा, अब चला जाए, ये इसमें भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है हमारा। अंतिम क्वेश्चन, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय, तो क्या होगा, सरल वाक्य होगा। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 कौन होते हैं, सरल होते हैं, संयुक्त होते हैं, मिश्र होते हैं। मिश्र में एक गौण वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, या सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जोड़े जाते हैं जो आपके समान अधिकरण अव्यय से जोड़े जाते हैं। जैसे कि आप इसमें किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, इसलिए इसमें प्रयोग किए जाएंगे। काकी के मिश्र में कहेंगे। एक उद्देश्य, एक विधेय, सरल वाक्य में।
तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के सेट के, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के सेशन को अगर आप चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें सेशन को। और जो चैनल पर नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं अपने सेशन पर 7 बजे। अगर कोई व्यक्ति लाइव जुड़ना चाहता है तो जीके की डिस्कस चल रही है, रात को 9 बजे हम जीके डिस्कस कराते हैं, क्वेश्चन आंसर MCQs, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और सभी वैकेंसी के अपडेट भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जल्द से जल्द जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।